हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। कोलबर्ग की थ्योरी हमने डिस्कस करी थी लास्ट वीडियो में, जिसमें मॉरल डेवलपमेंट की स्टेजेस पढ़ी थी। इन्होंने स्टेज 1 स्टेज 2 ऐसे करके डिवाइड कर रखा है हर स्टेज को। और इन्होंने ये बोला है कोलबर्ग ने कि जो भी पर्सन है वो एक एक करके हर एक स्टेज से निकलता है। पहले वो स्टेज 1 में होता है, फिर स्टेज 2 में आता है, फिर 3 में, 4 में, फाइनली 5 और 6 में। तो अब इसमें आगे दिया हुआ है कि जेंडर डिफरेंसेस क्या होते हैं मॉरल डेवलपमेंट में। यहाँ पे कैरल गिलिगन एक वो है, साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने कोलबर्ग की थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया था। ये बोला था कि इन्होंने जो थ्योरी बनाई है कोलबर्ग ने, ये बहुत ज़्यादा बायस है अगेंस्ट वुमेन। बायस अगेंस्ट वुमेन किस लिए है? क्योंकि ये जो तरीका बता रहे हैं मॉरली जज करने का, गिलिगन कहते हैं कि वुमेन के केस में ये तरीका जो है वो सही नहीं होता। अकॉर्डिंग टू गिलिगन, वुमेन जो है वो ज़्यादा जो मॉरली जो सोचती हैं वो ज़्यादा केयर बेस्ड प्रिंसिपल्स पे सोचती हैं। केयर बेस्ड प्रिंसिपल मतलब वो एक तो अपने रिलेशनशिप के ऊपर ज़्यादा कंसर्न दिखा के, या ज़्यादा केयरिंग तरीके से, या दूसरों के वेलफेयर को ज़्यादा आगे रख के, उनकी जो वुमेन की मॉरल रीजनिंग होती है ये थोड़ी सी दूसरों की केयर की तरफ ज़्यादा होती है, केयर बेस्ड होती है। तो गिलिगन यही कह रहे थे कि इनकी जो कोलबर्ग ने जो स्टेजेस बताई हैं वो वुमेन की अगर मॉरल डेवलपमेंट को देखा जाए तो उस केस में ये रॉन्ग आ जाता है सारा। और इन्होंने फिर यही बोला था कि जो कोलबर्ग हैं उन्होंने वुमेन की जो मॉरल मेच्योरिटी है उसको अंडर वैल्यू किया है। मतलब वुमेन वुमेन आर मच मेच्योरर देन मेन, और कोलबर्ग ने क्या किया है, उनकी मॉरल मेच्योरिटी को अंडर वैल्यू किया है अपने मॉरल स्टेजेस में, स्टेज वाइज डिवाइड करके मॉरल डेवलपमेंट को। और जब आगे कुछ स्टडीज़ भी हुई हैं जिसमें कंपेयर भी करने की कोशिश की गई है कि एक मेल और एक फीमेल की मॉरल डेवलपमेंट का क्या स्कोर्स आता है। अगर हम प्रिडिक्ट करना चाहें मॉरल डेवलपमेंट कैसी होगी एक मेल में और फीमेल में, तो उसमें सब हर बारी यही देखा गया है कि मॉरल डेवलपमेंट फीमेल्स में जो है वो हायर हायर साइड पे आई है ज़्यादा। मतलब ज़्यादा मॉरली, ज़्यादा जो फीमेल्स होती हैं वो ज़्यादा वो स्कोर करती हैं, ज़्यादा मॉरल होते हैं उनके प्रिंसिपल्स, या उनकी वे ऑफ लिविंग ज़्यादा मॉरली ज़्यादा करेक्ट होती है फीमेल्स। तो ये कुछ स्टडीज़ हुई थी, ये जेंडर डिफरेंसेस जब निकल के आए थे। So it appears that contrary to Gilligan's suggestion, female do not seem to base their moral reasoning solely or primarily on care based. लेकिन आगे जाके धीरे धीरे ये भी पता चलना शुरू हुआ था कि जैसे गिलिगन कह रहे थे, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि टोटली केयर बेस्ड पे ही वुमेन की मॉरल जजमेंट होती है, और भी बहुत चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है। While females do show a tendency to make more care-based judgment than males, this occurs primarily for a personal moral dilemmas they have experienced themselves. And this tendency does not appear to affect females' judgment on other types of question. अब यहाँ पे बाद में ये चीज़ क्लियर हुई कि जैसे गिलिगन कह रहे हैं कि ज़्यादा केयर बेस्ड मॉरल जजनिंग होती है फीमेल्स की। मतलब वो दूसरों को आगे रख के, दूसरों के वेलफेयर को आगे रख के, या उनकी केयर करते हुए ज़्यादा मॉरली डिसीजंस लेती हैं। बट ये चीज़ सामने आई है कि ऐसा नहीं है कि हर बारी वो ऐसा करती हैं। केयर बेस्ड है, ज़्यादा है, लेकिन स्पेशली उन लोगों के लिए जब उनके कुछ पर्सनल उसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट हो, जैसे पर्सनल लोग हों, पर्सनल इन्वॉल्वमेंट हो जिसमें फीमेल्स की, उस केस में हम बोल सकते हैं कि केयर बेस्ड जजमेंट है। फिर और ओवरऑल देर इज़ अ लिटिल एविडेंस फॉर द इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस। प्लस डिफरेंसेस इतने ज़्यादा नहीं हैं, थोड़े बहुत डिफरेंसेस नज़र आते हैं, पर इतना एविडेंस नहीं है कि हम स्ट्रांगली बोल सकें कि बिल्कुल ही मेल और फीमेल का मॉरली डेवलपमेंट जो होती है वो एकदम अलग अलग होती है। इसका बाद में इतना प्रूफ नहीं मिला है। फिर आ जाता है नेक्स्ट इशू कि कंसिस्टेंसी क्या है मॉरल जजमेंट में। कंसिस्टेंसी मीन्स जैसे कोलबर्ग कह रहे हैं कि अगर एक स्टेज है किसी बच्चे की जो इस स्टेज पे है, स्टेज 1 पे मॉरल जजमेंट के, तो वो अपने सारे डिसीजन इसी के बेस पे लेगा। या अगर कोई स्टेज 4 पे है जो ये कहता है कि जो रूल्स और लॉज हैं वो यूनिवर्सली अप्लाइड होते हैं, तो क्या वो अपने सारे जजमेंट इसी स्टेज के बेस पे लेगा कि उसकी अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होंगे।
तो कंसिस्टेंसी के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कोलबर्ग कह रहे हैं कि जो हर एक स्टेज से हम लोग आगे आगे जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं, एक एक स्टेज से निकलते रहते हैं, so it would be predicted that any point in time, individuals moral reasoning across a wide range of moral dilemma should be consistent। इसका मतलब कि उनके स्टेजेस के अकॉर्डिंग कंसिस्टेंट होने चाहिए मॉरल जजमेंट हमारे। अगर हम स्टेज 5 पे हैं तो हमारे सारे डिसीजन उसी के बेस पे होने चाहिए और कंसिस्टेंट होने चाहिए, जो कि बाद में स्टडीज हुई और ये चीज़ जो है वो रॉन्ग निकल के आई। द आंसर अपीयर्स टू बी नो। For example, in one recent study on the issue, Walk and Krebs asked colleague students to respond to the moral dilemmas। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ये चीज़ चेक करने के लिए कि लोग कितने कंसिस्टेंटली अपने मॉरल वैल्यूज़ को होल्ड करके रखते हैं, कुछ लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, कॉलेज के स्टूडेंट्स के ऊपर। और उनको फिर एक तो कोलबर्ग के जो बहुत सारे डिलेमास थे ना, जो उन्होंने कहानी बना के लोगों से पूछी थी, उनको भी यूज़ किया गया, प्लस उनको रियल लाइफ डिलेमास को भी बताने के लिए बोला गया कि चलो कोलबर्ग ने जो बोली है वो तो हाइपोथेटिकल हो गई, मतलब एक कहानी की तरह, लेकिन अगर रियल लाइफ में कुछ ऐसा उन्होंने एक्सपीरियंस किया है या कुछ ऐसा देखा है, तो उन्होंने उस टाइम पे क्या डिसीजन लिए हैं और किस तरीके से अपनी मॉरल रीजनिंग करी है। तो ये सारी चीज़ें उन कॉलेज के स्टूडेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए बोली गई थी। एंड रिजल्ट्स इंडिकेटेड दैट कॉन्ट्ररी टू कोलबर्ग्स थ्योरी, पार्टिसिपेंट शोड लिटिल कंसिस्टेंसी अक्रॉस द वेरियस टाइप्स ऑफ मॉरल डिलेमास। तो जितने अलग अलग डिलेमास बताए थे उसमें कंसिस्टेंसी नहीं थी। किसी एक स्टेज पे वो किसी मतलब मान लो, समझ लो, अगर उनको कोई एक डिलेमा बताया, उसमें उन्होंने बोला कि स्टेज 4 वाली बात बोल दी कि यूनिवर्सली सबके लिए लॉ एक कॉमन है, और कोई दूसरा टाइप की बात बोली, दूसरी कोई सिचुएशन बताई, तो उन्होंने वहां पे बोला कि नहीं, ह्यूमन राइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक ही पर्सन अलग अलग डिलेमाज में अपने खुद के मॉरल रीजनिंग में कंसिस्टेंट नहीं है। वो कभी स्टेज 4 पे जा रहे हैं, कभी 5 पे, कभी 6 पे। जबकि कोलबर्ग क्या कहते हैं कि अगर हम एक स्टेज 4 पे हैं तो हमें 5 और 6 की नॉलेज नहीं होगी। वो जब तक हम स्टेज 5 पे पहुंच नहीं जाएंगे तब तक हमें नहीं पता होगा कि उस तरीके से भी मॉरल रीजनिंग हो सकती है। तो कोलबर्ग के अकॉर्डिंग धीरे धीरे हमें समझ में आता है, लेकिन जो चीज़ यहाँ देखी स्टडी में कि कंसिस्टेंसी नहीं थी, वो एक ही पर्सन एक ही स्टेज पे अलग अलग स्टेजेस पे जंप कर रहा था, क्योंकि अलग अलग सिचुएशन में लोग अलग अलग टाइप की जजमेंट करते हैं। एक ही पर्टिकुलर हम लोग जजमेंट लेके हर जगह नहीं बैठते हैं, और ये हम सबको पता है कि अगर हमारी कोई एक जजमेंट एक जगह चल जाती है तो ऐसा नहीं है कि हम हर सिचुएशन में उसी जजमेंट को चला सकते हैं। तो ये यहाँ पे प्रूव हो गया कि हमारी कंसिस्टेंसी नहीं होती है मॉरल रीजनिंग में। फिर आते हैं कल्चरल फैक्टर्स एंड मॉरल डेवलपमेंट। कल्चरल फैक्टर्स का क्या इफेक्ट पड़ता है मॉरल डेवलपमेंट में? सो अगर अलग अलग कल्चर के लोग हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट हैज़ बीन समटाइम्स फाउंड दैट पर्सन फ्रॉम ट्राइबल और रूरल विलेज बैकग्राउंड आर लेस लाइकली टू रीच स्टेज 5। तो जो ट्राइबल एरिया में है, मॉरल रूरल एरिया में है, वो लोग तो बहुत कम स्टेज 5 तक पहुंच सकते हैं, पहुंचते ही नहीं है स्टेज 5 तक। रीजनिंग देन पर्सन जो अर्बन एरिया वाले हैं वो थोड़े से ज़्यादा जल्दी स्टेज 5 पे पहुंच जाते हैं। जो रूरल और विलेज वाले हैं वो स्टेज 5 तक पहुंचते ही नहीं है। स्टेज 5 मतलब कि कौन सी हो गई? मतलब ये लीगलाइज्ड ओरिएंटेशन वाली, जिसमें ये बोला जाता है कि ह्यूमन राइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉ के आगे भी जाना पड़े तो भी। तो ये कुछ कल्चरली भी फ़र्क पड़ता है, ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। दीज फाइंडिंग सजेस्ट दैट कोलबर्ग कोलबर्ग्स वर्क में टू एन एक्सटेंड में भी कल्चरल बाउंड। तो इससे ये लग रहा है कि हो सकता है कि कोलबर्ग ने जो स्टडी करी है वो कल्चर बाउंड हो, उन्होंने पर्टिकुलर अपने कल्चर की ही करी हो, उन्होंने दूसरे कल्चर में जाके ना देखा हो। So it is biased against persons from ethnic group and population different from ones he originally studied. Whether to what to degree this is true remains uncertain। तो ये थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है कि ये कैसे, कितने, कौन से कल्चर में इनकी जो स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट है वो कहाँ कहाँ और कौन से कल्चर पे एकदम फिट बैठेगी। तो ये थी कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट।
फिर आ जाते हैं सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट में। सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब है जहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम सोशली और इमोशनली दूसरों के साथ कनेक्ट होते हैं, रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो ज़रूरी होती है ह्यूमन ग्रोथ के लिए, लेकिन जैसे जैसे एक इन्फेंट बड़ा होता जाता है तो उसके सोशल डेवलपमेंट भी होती है, इमोशनल डेवलपमेंट भी होती है, जो उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। तो पहले देखते हैं इमोशनल डेवलपमेंट एंड टेम्परामेंट। तो इमोशनल डेवलपमेंट में जैसे फेशियल एक्सप्रेशंस शुरू शुरू में हमें दिखते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं उनके अलग अलग टाइप के फेशियल एक्सप्रेशंस दिखते हैं। तो वहाँ से ये साइन होते हैं एक इमोशनल डेवलपमेंट के। फेशियल एक्सप्रेशंस इमोशनल डेवलपमेंट के साइन है, शुरू से ही जो हमें दिखने शुरू हो जाते हैं। Research on emotional development has documented that such expressions appear within the first few months of life. तो जैसे ही फर्स्ट फ्यू मंथ्स होते हैं इन्फेंट के, ये फेशियल एक्सप्रेशंस दिखने लगते हैं। इन्फेंट एज यंग एज 2 month old डेमोन्स्ट्रेट सोशल स्माइलिंग। तो जो 2 महीने का बेबी है वो भी आपको एक थोड़ा सा स्माइल करके दिखाता है, जिसको सोशल स्माइलिंग कहते हैं। आपको देख के हंसता है या आपको देख के स्माइल, मदर को देख के स्माइल करता है। दे शो लाफ्टर बाय द टाइम दे आर 3 और 4 months ओल्ड। तो 3 और 4 साल मंथ ओल्ड हो जाते हैं तो फिर लाफ्टर नजर आने लगता है। एंड देन धीरे धीरे एंगर, सैडनेस, सरप्राइज, ये सारी चीजें नजर आने लगती हैं। तो ये सब इमोशनल डेवलपमेंट में हो रहा है। सम एक्सप्रेशंस अपीयर बिफोर अदर्स, एटलीस्ट मोर कॉमनली। फॉर एग्जाम्पल, following medical inoculation, 2 month old infants show pain expression more frequently than anger। तो जैसे आपने देखा कभी वैक्सीनेशन के लिए छोटे बच्चे जाते हैं तो उनको जब वो इंजेक्शन लगने लगता है तो उनकी शक्ल पे एक्सप्रेशन सा बनने लगता है, जिससे पता चलता है कि उनको पेन हो रही है। एंड फ्यू मंथ लेटर दे शो एंगर। उसके बाद जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो गुस्सा करने लग जाते हैं। अगर उनको वैक्सीनेशन के लिए लेके जाओ या उनको इंजेक्शन लग रहा हो तो वो गुस्सा दिखाते हैं उस चीज़ का। शुरू में वो गुस्सा नहीं दिखाते हैं तो वो एक फेस बना लेते हैं पेन वाला। हाउएवर दे शो एंगर एक्सप्रेशन मोर ऑफन देन पेन। तो बाद में ज़्यादा एंगर एक्सप्रेशन आने लग जाते हैं। उसके बाद इमोशनल डेवलपमेंट एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकर साइमल्टेनियसली एंड देयर आर मैनी कनेक्शंस। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इसका मतलब यही है कि जैसे जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही है उसी के साथ साथ इमोशनल भी हो रही है। ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि पहले सिर्फ कॉग्निटिव होगी फिर सिर्फ इमोशनल होगी, ऐसे नहीं, दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। So finding that anger expression in response to painful experience become more common during the first 18 months। तो शुरू में फर्स्ट 18 मंथ्स में जैसे उनको पेन होती है तो वो गुस्से वाला चेहरा बनाते हैं। तो धीरे धीरे ये पता चलता है कि बच्चे को समझ में आ रहा है कि डिस्कम्फर्ट क्या चीज़ होती है, किस चीज़ से उसे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। एज दे ग्रो ओल्डर, इन्फेंट ऑल्सो एक्वायर इंक्रीजिंग कैपेसिटीज टू रीड। अब क्या होगा, पहले तो अपने एक्सप्रेशंस दिखा रहे थे, अब धीरे धीरे दूसरों के एक्सप्रेशंस भी पढ़ना शुरू कर देते हैं, रीड करना शुरू कर देते हैं दूसरों के एक्सप्रेशंस भी। तो एट 3 months दे बिकम अपसेट व्हेन देयर मदर शो एन इमोबाइल फेशियल एक्सप्रेशन। तो क्या है, अगर मदर कोई फेशियल एक्सप्रेशन नहीं बना रही है, चुपचाप बैठी है, उसकी तरफ देख के रिएक्ट नहीं कर रही है, तो वो उनको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगने लग जाता है। और 8 से 10 महीने में तो वो एक्टिवली सीख करते हैं इंफॉर्मेशन कि दूसरे लोग की फीलिंग्स क्या है, और दे बिगिन टू डेमोन्स्ट्रेट सोशल रिफरेंसिंग यूजिंग अदर्स रिएक्शन टू अप्रेज सर्टन सिचुएशन। तो वो देखते हैं कि उनकी कोई चीज़, जैसे उन्होंने अगर कोई चीज़ उठाई हाथ में तो जो उनके साथ जो लोग हैं वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, क्या वो अप्रिशिएट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बच्चे ये चीज़ नोटिस करते हैं कि अगर उन्होंने कुछ किया, उनकी मदर ने उसकी तरफ हंस के देखा या उसकी तरफ देख के ताली बजाई या उसको बोला वेरी गुड, तो वो बच्चों को पता चलता है कि उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है। आफ्टर अ फॉल, अ 1 year old विल लुक एट इट्स केयर गिवर डिपेंडिंग ऑन देयर। अब आपको ये चीज़ बहुत कॉमनली दिखी होगी कि अगर कोई बच्चा गिर जाता है तो उसके बाद वो उसको गिरते ही जैसे ना पहले वो उधर देखता है जो उसका केयर गिवर है। अगर केयर गिवर ने ऐसा रिएक्ट कर दिया कि हाय गिर गया, इसको क्या हो गया, तो बच्चा रोने लग जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा मैंने कुछ गलत कर दिया।
और अगर केयर गिवर ने इग्नोर कर दिया या फिर उसने एकदम नॉर्मल रिएक्ट किया जैसे कुछ नहीं हुआ, तो बच्चा नहीं रोएगा। यहाँ पे वो क्या कर रहा है, सोशल रेफरेंसिंग का यूज कर रहा है कि सामने वाला पर्सन उसको कैसे रिएक्ट कर रहा है। Finally, children also grow in the ability to regulate their own emotional reactions and express it to others. तो धीरे धीरे अपने रिएक्शंस रेगुलेट करने लगते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ी सी उनकी कैपेसिटी कम होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे और इन्वॉल्व होते हैं अपनी फीलिंग्स को वो रेगुलेट करना सीख जाते हैं। जैसे यहाँ बताया हुआ है कि एक 4 साल का बच्चा जब कोई डरावनी चीज़ देखता है टीवी में, या कोई ऐसी चीज़ देखता है जैसे कोई जानवर देख रहे हैं या कोई शेर जैसी चीज़, तो वो डर जाता है, तो वो अपनी आंखें कवर कर लेता है। तो इसका मतलब वो अपने एक्सप्रेशंस को रेगुलेट करना सीख रहा है। The children involved are trying to regulate their own feelings by preventing exposure to something they don't like. तो वो अपनी आंखें छुपा रहे हैं क्योंकि उन्हें वो चीज़ नहीं देखनी है, तो रेगुलेट कर रहे हैं अपने इमोशंस को। Children ability to regulate their emotion increase through the gradual school years, as does the range of strategies available to them. तो जैसे स्कूल ईयर्स तक वो पहुंचते हैं तो वो दूसरों से कम्युनिकेट करना सीखते हैं, तो और ये सब चीज़ें इम्प्रूव होने लगती है उनकी, कैसे अपनी फीलिंग्स को रेगुलेट करना है। बाय द टाइम दे आर 10, देयरफॉर मोस्ट चिल्ड्रन आर क्वाइट अडेप्ट एट दिस टास्क। तो 10 साल तक तो काफ़ी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा अडेप्ट हो जाते हैं, मतलब कि बेटर हो जाते हैं। दे हैव लर्न टू एक्सप्रेस सैडनेस वर्बली नॉन वर्बली इन ऑर्डर टू गेन सिंपैथी। तो वो अपनी सैडनेस एक्सप्रेस करना सीख चुके होते हैं, चाहे बोल के करें चाहे वो कोई फेस बना के करें। तो वो इनको समझ में आ जाता है कि कैसे अपने एक्सप्रेशंस को, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, कैसे उसको रेगुलेट करना है। तो दोनों चीज़ों में प्रोग्रेस हो जाती है, रेगुलेशन में भी और एक्सप्रेशन में भी। और इसी के वजह से उनके धीरे धीरे सोशल रिलेशनशिप्स बनने शुरू होते हैं दूसरों के साथ। अब टेम्परामेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।